नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। कर खबरों की शुरुआत करेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के सांसद, विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की है, जिसमें चुनावी तैयारियां, संगठन की मजबूती और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा भी की गई। सीएम धामी ने कहा कि पार्टी की ओर से लगातार ऐसी बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिसमें पहले नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, दायित्वधारी कार्यकर्ताओं, मंडल अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठकें की गई हैं। आप चाय और जलपान ग्रहण करें। हम लोग ये क्रमवार ऐसी बैठकें लगातार कर रहे हैं। पहले हमने नगर पालिकाओं, मेयर, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, जिला पंचायतों के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और हमारे दायित्ववान कार्यकर्ता, हमारे फिर मंडलों के सभी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और कुमाऊं संभाग में ये प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अनुसार वहाँ के विधायकों और सांसदों के साथ कर रहे हैं। काम हमको करने आने वाले समय में उन सभी कामों को करेंगे। मानसून का ये समय चल रहा है। इस समय में हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर जनता की सेवा करेंगे और समयबद्ध तरीके से जो काम और हो सकते हैं उन कामों को प्राथमिकता से लेकर आगे बढ़ाएंगे। आने वाला समय चुनाव का है, 27 में चुनाव में जाना है और अभी जो भी विधायकों की गतिविधियां हैं, अभी मान लिया जाए कि जहां पर कमजोर है वहां पे सख्ताई से आदेश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। जनता के बीच में रहना होगा, जनता के सुख दुख में शामिल करना हम सबका दायित्व बनता है। इलेक्शन फरवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हो जाएंगे, क्योंकि 20 फरवरी के बाद परीक्षाएं हैं, इसलिए 20 फरवरी से पहले पहले इलेक्शन होंगे, समय पे ही होंगे। मुझे लगता है कि जो भ्रांतियां जो फैल रही है वो तर्कसंगत नहीं है और जब भी इलेक्शन होंगे तो आप सबको पता चल ही जाएगा। और इलेक्शन के जो करवाने वाले हैं, इलेक्शन के जो हमारे चुनाव संचालन करते हैं प्रदेश में, देश में, और चुनाव आयोग जो भी चाहेगा उसके तहत हम करेंगे। बीजेपी की एक बड़ी बैठक बीजेपी कार्यालय में हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बैठक में शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। टिहरी लोकसभा से जुड़ी ये बैठक है। इसमें सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान पहुंचे और तमाम कैबिनेट मंत्री, तमाम विधायक इस बैठक में शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हैं और साथ ही राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी इस बैठक में शामिल हैं। जिसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि 2027 की चुनावी तैयारियों से पहले ये मंथन बैठक है और ऐसे में जिस तरह से बताया गया कि 8वीं ये बैठक है और इससे पहले कुमाऊं में भी ये बड़ी बैठक देखने को मिली थी और अब एक बार फिर से ये अब दोबारा से बैठक है। 2027 के चुनाव से पहले की ये तैयारियां हैं, पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इस बार एक बार फिर से हैट्रिक लगाई जाएगी और ऐसे में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी मंथन होता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बैठक में मौजूद है। तमाम विधायकों को, सांसदों को दिशा निर्देश, हालांकि किस तरह से पार्टी की रणनीति रहनी है उस पर भी चर्चा की जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद है और साथ ही तमाम विधायकों को दिशा निर्देश देने का काम भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। ऑन बिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में उत्तराखंड के 4 नेताओं को जगह मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय टीम में उत्तराखंड के अनुभवी नेताओं को स्थान मिला है और बहुत संतुलित और अच्छी टीम इस दौरान बनाई गई है। उन्होंने कहा कि नई टीम के माध्यम से पार्टी के संगठन को मजबूत करने के साथ सरकार की नीतियों और योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में बड़ी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से उत्तराखंड को हमेशा प्राथमिकता दी जाती रही है और इस बार प्रदेश के 4 अनुभवी नेताओं को राष्ट्रीय टीम में शामिल भी किया गया है, जिससे के लिए वो राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार भी व्यक्त करते हैं। उन सभी को जगह मिली है और बहुत संतुलित टीम बनाई है, बहुत अच्छी टीम बनाई है, जो निश्चित रूप से हमारे पार्टी को, संगठन को, सरकार की नीतियों को आम जन तक ले जाने में बहुत बड़ा काम इस टीम के माध्यम से होगा। और उत्तराखंड को क्योंकि हमेशा ही जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा हमेशा बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है और इस बार भी हमारे राज्य से 4 बड़े अनुभवी लोगों को इस टीम में शामिल किया गया है।
मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और नियुक्त जिनको दायित्व मिले हैं, जिम्मेदारियां मिली हैं, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे प्रदेश में भी निश्चित रूप से इन 4 लोगों के टीम में आने से बहुत बड़ी ताकत हमको मिलेगी। हमारे संगठन का बहुत देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे राज्य को बड़ा महत्व दिया है। कल भी टीम में हमको 4 स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए हैं। मैं अपनी ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं कह सकता हूँ जिन भी कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया गया है, सभी कार्यकर्ता अपने कार्यों के प्रति बहुत ही सजग हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसा दायित्व हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी को मिला है, तो मैं कह सकता हूँ टीम में मुख्य भूमिका में अब उत्तराखंड है। चुनावी वर्ष में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के उत्तराखंड दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भुवन चंद कापड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जनता और युवाओं से किए गए वादों का हिसाब भी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पलायन आयोग, महिलाओं के खाते में पैसे और रोजगार समेत कई मुद्दों पर बात की थी, लेकिन पिछले 9.5 साल में युवाओं के लिए क्या ठोस काम किए गए, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष है और 5-6 महीने बाद चुनाव है, तो सारे नेता उत्तराखंड आ रहे हैं, तो वही बात मैं उनसे कहूंगा कि चुनावी वर्ष है और 5-6 महीने बाद चुनाव है, तो आप जो है कि पलायन आयोग भी बनाएंगे, युवा आयोग भी बनाएंगे, आप महिलाओं के खाते में पैसे भी डालेंगे, आप रोजगार की भी बात करेंगे। पिछले 5.5 साल जिसमें आप कहते हैं कि आपने सबसे लंबा कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री उत्तराखंड में जो है कि आपने निभाया है, तो आपने प्राइवेट उद्योगों में 75% युवाओं के रोजगार को कंपलसरी क्यों नहीं किया? आपकी सरकार पिछले 10 साल से है, इन 9.5 सालों में आपने युवा आयोग का गठन क्यों नहीं किया? आप तब कहाँ सो रहे थे जब देहरादून की सड़कों में पेपर लीक को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहा था और आप उन पर लाठियां भाज रहे थे? आप सिर्फ चुनावी बातें कर रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, प्रदेश का युवा आपसे पूछना चाहता है कि आप सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री रहे, आपने युवाओं के लिए अभी तक क्या किया, ये बताइए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। योजना के तहत जून तक 210 मेगावाट क्षमता के सौर प्लांट स्थापित हो चुके हैं, जिसमें 3500 से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिला है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजना के तहत 250 मेगावाट और ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य दिया है। ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक योजना के दूसरे चरण को अच्छा रिस्पांस मिला है और जनता की मांग पर इसके विस्तार का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज भी दिया गया है, जहां प्रस्ताव पर अध्ययन के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा और अगले चरण में 100 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता विकसित करने का लक्ष्य भी रखा जाएगा, जिसमें जिलावार लक्ष्य तय कर प्रदेश के सभी जिलों को योजना का लाभ देने पर भी जोर रहेगा। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का जो फेज 2 है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। उस एक्सपीरियंस को देखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी बहुत रिप्रेजेंटेशंस आए थे, हमारे पास भी आए थे कि इसको आगे एक्सटेंशन कर दिया जाए। तो एक्सटेंशन का जो प्रस्ताव है अभी बना करके वित्त विभाग को भेजा है, वित्त विभाग एग्जामिन कर रहे हैं उसको और वहाँ से क्लियरेंस मिलता है तो फिर हम लोग कैबिनेट में उसकी फेज 2 के लिए जाएंगे। अभी हम लोग ना जो सेम प्रपोजल को 100 मेगावाट अतिरिक्त बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद अभी तो हमारी जो पेंडिंग प्रपोजल्स हैं उसको टेकअप करेंगे। एक और चीज़ इसमें कर रहे हैं, जिले वाइज टारगेट कर रहे हैं। पहले क्या हुआ था कि कुछ जिलों में बहुत अच्छा काम हुआ है, कुछ जिलों में नहीं हो पाया है। उसका कारण चाहे जो भी रहा हो, पब्लिसिटी की कमी रही हो या विभाग जो है उस जिले में बड़ा एक्टिव नहीं रहा हो, तो इसलिए इस बार जो जिन जिलों में पहले काम नहीं हुआ उसको वरीयता दे रहे हैं और 100 मेगावाट का अभी ले जा रहे हैं। और इसके बाद अगर फर्दर एक्सटेंशन होगा तो हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के ऊपर जाएंगे। हल्द्वानी के बनबोलपुरा आजाद नगर में करंट लगने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि काफ़ी दिनों से बिजली विभाग को शिकायत की गई थी कि पोल के अंदर करंट आ रहा है,
लेकिन विभाग ने आंखों पर पट्टी बांधकर कोई भी कार्रवाई नहीं की और ऐसे में इसी वजह से एक आउटडोर में करंट आया, जिसका करंट पिता और बेटे की मौत का कारण भी बन गया है। घटना को लेकर बिजली विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। विभाग में जो कार्यरत अधिकारी हैं उनको अपने कार्य की क्षमता आंकनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ कंप्लेंट आती है वहाँ नहीं पहुँचते हैं। जो यही पोल है, इसमें 2 दिन पहले सवेरे को इसमें गाय चिपकी, गांव क्षेत्रवासियों ने उसमें विरोध किया और उसके बाद कंप्लेंट दर्ज कराई। उसके बाद विभाग के लोग आते भी हैं, देख के चले जाते हैं नीचे से उसमें, और उन्होंने बोरे वोरे बांध दिए हैं जिससे को और गीला होकर के बरसात में और करंट फैल रहा है। अगर ये विभाग समय रहते इस काम को कर लेता है, जो जनहानि नहीं होती इतनी बड़ी। सवेरे को गाय के साथ होता है, शाम को इंसानों के साथ होता है। तो ये सरकार और ये सरकार के नुमाइंदे ना तो ये पशुओं के हैं ना इंसानों के हैं, ये हैवान बन चुके हैं। पब्लिक रोडों पर आएगी तब इनके खिलाफ कुछ होगी कार्रवाई, तब इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। बड़े भाई नमाज पढ़ कर आए थे घर में छोटे बच्चों के लिए, तो ऊपर ब्लोअर है उनका एसी का लगा हुआ, उसके फिल्टर को साफ़ करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो ऊपर चढ़ते हैं तो हमारे यहाँ एक जीने में रेलिंग लगी हुई है, उसको पकड़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जोर का करंट लगता है, वो शोर मचाने लगते हैं। पीछे से भतीजी आती है निकल कर, उसने भी उनका हाथ पकड़ा और वो भी वहीं करंट लग जाता है। फिर कुछ देर बाद भाभी आई हमारी, उन्होंने भी उनको छुआ तो उनको एक झटका लगता है, तब वो गिर जाती हैं नीचे। कुछ देर के बाद देखा जाता है कि दोनों बेहोश होकर वहीं सीढ़ियों में गिर जाते हैं दोनों। हरिद्वार में नशे के खिलाफ प्रशासन ने सख्त तेज कर दी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में NCORD की बैठक में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री और तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से अभियान चलाने को कहा है। शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में गुटखा, तंबाकू और नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। नशा मुक्त अभियान के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को साथ में कार्य करना होगा। इसी क्रम में आज सभी डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की गई। इसमें पुलिस, स्वास्थ्य, जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं और साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग है, इन सभी के साथ एक चर्चा की गई और एक सेंटर पॉइंट पे हमने काम किया है कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उनके आसपास किसी भी तरह का कोई भी नशीला पदार्थ, तंबाकू आदि बिक्री ना हो। सभी दवाई की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरेज लगे हों और साथ ही वहाँ पर भी जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स हैं उसको किस तरीके से उसकी बिक्री की जानी है उसकी छापेमारी की जाए। और अगर कहीं भी कोई भी अवैध रूप से कहीं बिक्री की जाती है या कंजम्पशन किया जाता है किसी भी नशीले पदार्थ का, तो उस पर पुलिस को भी सख्त निगाह रखने को कहा है। पौड़ी जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी ने मंगलवार को तत्काल आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर जिले भर में बारिश और भूस्खलन की स्थिति के साथ साथ राहत बचाव कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से क्षेत्रवार जानकारी लेते हुए प्रभावित इलाकों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। महर गांव में भूस्खलन की सूचना मिलते ही प्रशासन, SDRF और पुलिस की टीमें मौके के लिए रवाना हुई। प्रारंभिक सूचना के मुताबिक 4 लोग मलबे में दबे थे, जिनमें से एक महिला को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया था। भारी बारिश रही तो उसके क्रम में जितने भी जगह पे हमारी रोड्स आदि बंद थी उसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने आपदा कंट्रोल रूम में भी स्थिति का अपडेट लिया और इसमें एक मेजर घटना हमारी मेहरगांव में हुई है जो द्वारीखाल ब्लॉक में है। तो उसमें कुछ 3 लोगों के, 2 वयस्क और 1 बच्चे के मलबे में दबे होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में तत्काल जो हमारे प्रधान थे वहाँ के लोकल ग्रामीण, उन्होंने तत्काल उनको निकालने का प्रयास किया और हमारी अब मौके पर SDRF की टीम, पटवारी आदि और चौकी की टीम सभी लोग मौके पर पहुँच चुके हैं और उनको निकालने का जारी है। और इसके अतिरिक्त बैरगांव में भी एक महिला के किचन का जो दीवार थी वो उनके ऊपर गिर गया था, जिससे उनके सर पे चोट आई थी। उनको तत्काल वहां से रेस्क्यू करके सतपुली हॉस्पिटल, जो हमारा हंस हॉस्पिटल है, वहां पे ले जाया गया था। तो वहां पे भी उनका उपचार किया जा रहा है और अगर आवश्यकता होगी तो उनके रेफरल आदि की भी कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त सभी हमारी फील्ड मुस्तैद हैं और अपने अपने फील्ड में हैं और हम लोग लगातार स्थिति पे निगरानी बनाए हुए हैं। जैसे इसमें सभी जगह के जो जल स्तर है उस पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जो हमारा पशु लोक बैराज के आसपास वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पानी अभी छोड़ने की सूचना प्राप्त हुई थी आज सुबह 8 बजे के अराउंड। तो उसमें भी हम लोगों ने संबंधित SDM को सूचित कर दिया था कि आसपास चेतावनी जारी करा दें और अगर वहाँ पे कोई भी है तो उनको वहाँ नदी के पास से हटवा दें। तो लगातार जल स्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है और अभी फिलहाल वार्निंग लेवल के नीचे हमारी नदियाँ बह रही हैं।
गुलरभोज में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ युवकों पर एक युवक के साथ मारपीट, लूटपाट और कथित प्राकृतिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। मेडिकल जांच के बाद पीड़ित पर के तहरीर पर कुछ युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया गया है। युवक के समर्थन में पहुंचे लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बीच दौरान मांग की है। आप देख नहीं रहे गदरपुर क्या करने के लिए पहुंचे हैं। हमें अच्छा लगता है सब भाइयों के साथ बैठे हुए हो। हम लोग किस स्थिति में पहुंच रहे हैं आप लोग देख नहीं रहे। हॉस्पिटल के अंदर, ये मैं कौन सरकारी हॉस्पिटल के अंदर खड़ा हुआ हूँ। मुझे एम्बुलेंस में साफ बता दूं, एक भी अभी तक यहाँ पे डॉक्टर नहीं देखा जो उसका वो कर सके। भाई छोटे भाई के 7 साल में घर से मेरे पास वीडियो आती है कि इसको दिक्कत हो गई है, इसको अधमरा स्थिति में है, इसको लेके आए हुए यहाँ पे, और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इसके लिए एक डॉक्टर नहीं जा रहा साथ में। ये स्थिति है हमारे शहर की। अब इसका जिम्मेदार कौन है? मैं साफ आज आम जनता, मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम साइड में लगा, मैं आम जनता जो कि आम जनता है खड़ी हुई, आम जनता वो जो लगी रहती है, ठीक है, वो कहा है आम जनता। यहाँ पे आप साफ साफ निष्पक्ष होकर कह दीजिए जिससे मारा पीटी करिए। अब आज ये इसको कुछ हो जाए, भगवान ना करे आज इसको कुछ हो जाए, क्या बीतेगी उस परिवार। रामनगर के गर्जिया क्षेत्र में दिन दहाड़े बाघ की दस्तक से हड़कंप मच गया है। आबादी से सटे इलाके में बाघ ने एक घोड़े का शिकार किया है और उसे खींचकर जंगल की ओर भी ले गया, जहां घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। और इस दौरान वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त और निगरानी भी बढ़ा दी है। रेंज अधिकारी कृष्ण सिंह मेहरा के मुताबिक बाघ की लोकेशन ट्रेस करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वन विभाग ने लोगों से झूला, पुल और जंगल के आसपास जाने से बचने की भी अपील की है। लोहाघाट में पालिका की पार्किंग को आम जनता के लिए खोलने की मांग को लेकर विकास संघर्ष समिति ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। समिति ने मांग पूरी नहीं होने पर 26 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरने की भी चेतावनी दी है। समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा का आरोप है कि करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी पार्किंग का लाभ आम जनता के बजाय चुनिंदा लोगों को मिल रहा है। उन्होंने पालिका के अधिशासी अधिकारी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं और जिलाधिकारी के निर्देशों की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। समिति का कहना है कि पार्किंग बंद होने से बाजार में आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। लोग भी याद करेंगे। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के द्वारा आज जिलाधिकारी वैसे ये जो हमारे नगर के जो बीच में है पार्किंग है वो आम जनता के लिए खुली रहनी चाहिए, अच्छी बात है, ताकि जैसे परसों ही मेरा यहाँ पे 500 का चालान हो गया। कम से कम एक गरीब आदमी को इन चालानों से बचने के लिए थोड़ा सा पार्किंग जो है वो इसीलिए है कि आते जाते परमानेंट 1-2 गाड़ियों के लिए नहीं, कि आते जाए जाते जाए अपना, जिससे जो है तो चालान से भी बचे और असुविधा से भी बचे। यही मेरा कहने का है। सबसे बड़ी बात है, 4-5 महीने पहले हम लोगों ने लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने ये एक नगर पालिका के सामने जो 1.5 करोड़ रुपए लगभग का पार्किंग बनी है, उसके विषय में हम जिलाधिकारी महोदय से मिले थे कि यहाँ पे, और कि यहाँ पर जो है ये जो पार्किंग है वो 20 लोग, क्योंकि अभी वो 20 लोग मात्र, उसमें 20 लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हो रही है और वो पर मंथ के हिसाब से है। अब उसमें ये है कि जब तक वो उन 20 गाड़ियों में से कोई लिख कर नहीं देगा कि हमें ये यहाँ पे जगह नहीं चाहिए, तब तक वो हटने वाली नहीं है। तो हम लोगों का कहना ये था कि लोहाघाट विकास संघर्ष समिति का जिलाधिकारी महोदय से मांग थी कि महोदय इसको जो है रेगुलर चलाया जाए और इस पे जो है आवाजाही इसके रेगुलर हो, जिससे कि मतलब घंटों के हिसाब से इसमें पैसे लिए जाए, जिससे कि इसका जो फ़ायदा आम जनमानस को भी मिलेगा। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के द्वारा आज जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया। जो हमारी मीना बाजार चौराहे में ये पार्किंग बनी है, इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाए और पर्ची के हिसाब से इनसे पैसा लिया जाए, क्योंकि इससे हमारे आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है और जो हमारे बाहर से आने वाले लोग हैं उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ियां रोड के किनारे खड़ी होती हैं और फिर पुलिस के द्वारा उसमें चालानी कार्रवाई की जा रही है, जिससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और हम लोगों को भी काफ़ी उपहास का पात्र बनना पड़ता है कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है। हम चाहते हैं कि इस पार्किंग को आम जनता के लिए खोला जाए और जल्दी खोला जाए। उत्तराखंड के सीमांत नगर ज्योतिर्मठ की परसारी सेब पट्टी में इन दिनों सेब के पेड़ों पर समय से पहले फ्लावरिंग दिखने को मिल रही है। सेब से लदे पेड़ों की टहनियों पर नए फूल खिलने से काश्तकार भी हैरान और चिंतित हैं। परसारी क्षेत्र के काश्तकार सोहन सिंह बिष्ट ने बताया कि फसल के बीच पेड़ों पर दोबारा फूल आना चिंता का विषय है। वहीं उद्यान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सोमेश भंडारी के अनुसार मौसम चक्र में बदलाव, जल तनाव और
गलत समय पर की गई कटाई छटाई इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। चमोली और रुद्रप्रयाग के ग्रामीणों का 56 साल पुराना सड़क का इंतजार अब आंदोलन में बदल गया है। मोहनखाल कानातोली चौपता मोटर मार्ग के अधूरे निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने कर्मी अनशन शुरू कर दिया है। 2 साल पहले मुख्यमंत्री के संज्ञान के बावजूद सड़क का काम शुरू नहीं हुआ। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में चमोली और रुद्रप्रयाग के ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप है। मोहनखाल कानातोली चौपता मोटर मार्ग एक ऐसी सड़क जिसका इंतजार करते करते कई पीढ़ियां गुजर गई। करीब 20 किलोमीटर लंबे इस मोटर मार्ग पर काम 1970 के दशक में वन विभाग की ओर से शुरू कराया गया था। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 12 किलोमीटर सड़क का काम तो किसी तरह पूरा हुआ, लेकिन बाकी 8 किलोमीटर का निर्माण आज भी अधर में लटका है। और 15 अगस्त मनाने के साथ साथ इस तरह की जो घटना, जो फैसला वहाँ के हमारे सारे लोगों ने लिया, वो क्योंकि इसलिए भी बहुत पीड़ादायक होता है कि 2 साल पहले जब केदारनाथ में चुनाव होने थे, उसमें सारे बड़े बड़े नेता हैं। सड़क निर्माण की मांग को लेकर 13 अगस्त 2024 को चमोली और रुद्रप्रयाग के ग्रामीणों ने कई दिनों तक आंदोलन किया। उस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मामले का संज्ञान लिया था। ग्रामीणों को उम्मीद जगी थी कि अब सड़क का काम आगे बढ़ेगा, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अपनाया है, जिसमें कांग्रेस विधायक ने भी साथ दिया है। सत्ता पार्टी के लोगों ने कहा कि हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए, हम 6 महीने में सड़क बना के देंगे, लेकिन आज भी 6 इंच वो आगे नहीं बढ़ी। वहाँ पे जो अध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं और लोग हैं, उन तमाम लोगों ने कहा कि हम उस समय छलावे में आ गए, झूठे आश्वासनों में आ गए, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, हमको छला गया है और हम यहाँ पे इस धरने को तब तक रखेंगे जब तक हमारी मांगें पूर्ण न हो और ठोस कोई फैसला न लिया जाए। मैंने भी उनको कहा है कि यदि इस तरह के आंदोलन करने तो जब तक उसकी परिणति सकारात्मक न हो तो बीच में नहीं छोड़ना है। और अब लड़ाई शुरू कर दी है, अब इसको अंजाम तक ले जाने की ज़रूरत है। हमको चाहे तन मन धन सब लगाना पड़े, लेकिन हम अपनी मांग के लिए दृढ़ संकल्प होंगे, मना के रखेंगे। संघर्ष समिति और स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सड़क उनके लिए सिर्फ आवाजाही का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी जरूरत है। लंबे समय से सड़क का इंतजार कर रहे ग्रामीण अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन भी किया जाएगा। ग्रामीणों के आंदोलन को बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने भी समर्थन दिया है। विधायक ने कहा कि क्षेत्रीय जनता की मांग जायज है और आंदोलन में उनका पूरा सहयोग रहेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब तक सड़क का निर्माण शुरू नहीं होता तब तक शासन और प्रशासन के स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जाता रहेगा। 56 साल का लंबा इंतजार, 2 साल पहले आंदोलन के बाद बनी उम्मीद, लेकिन सड़क निर्माण अब भी शुरू नहीं हुआ। ऐसे में चमोली और रुद्रप्रयाग के ग्रामीणों ने एक बार फिर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। अब देखना होगा कि क्रमिक अनशन के बाद सरकार इस सड़क को लेकर क्या कदम उठाती है और ग्रामीणों का 56 साल पुराना इंतजार आखिर कब खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।